अब हम बात करेंगे छठवें छंद के ऊपर। छठा छंद है और रूपक छठा है, जो कि कवित्त में लिखा गया है। अंग देश पूरब मध्यवन षडगहब्बर। आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश की एक खास विशेषता होती है शब्दों का द्वितीकरण होना, जो व्यंजन है। तो आप यहाँ पर द्वित देख रहे हैं, हर शब्द में द्वित आपको दिख रहा है। अग देश पूरब मध्यवन चंड गहब्बर, उज्जल जल दल कमल, विपुल लोहिताक्ष सरब्बर, श्रापित गज को जूथ करत की क्रीड़ा निशिवासर, पाल काव्य लघुवेश रहत एक तहा रुषेशर, तीन प्रीति बंधि अति परस्पर, रोम पाद नृप संभरी, आखेट जाय फंदन पकड़ी, दुरद आन चंपापुरी। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों का अर्थ भी समझ में आ जाएगा और अर्थ भी समझ में, आपको व्याख्या भी समझ में आ जाएगी। छठा जो है वो कवित्त में है। यहाँ पर है चंद कवि ने फिर कहा। जैसा कि ऊपर आपने देखा कि पृथ्वीराज ने चंद कवि से पूछा कि ये सब हाथी कैसे मनुष्यों के वाहन बन गए और पृथ्वी पर आ गए, तो उन्होंने उत्तर दिया हिमाचल से, हिमालय की तरफ से, और पूरी स्टोरी को बताया। फिर अपने को नहीं रोक पाया, फिर उन्होंने कहा, चंद कवि ने फिर कहा कि पूर्व दिशा में अंग प्रदेश के एक अति सघन वन के मध्य में लोहिताक्ष नाम का सरोवर है। इंपॉर्टेंट है। अंग अग देश पूरब मध्य वन खंड गहब्बर, उज्जल जलदल कमल, विपुल लोहिताक्ष सरब्बर। तो आप देख रहे हैं कि पूर्व दिशा में, अंग प्रदेश के पूर्व दिशा में एक सघन वन था और वहां पर लोहिताक्ष नाम का सरोवर है, जिसका जल अत्यंत स्वच्छ है और उसमें कमलों के दल प्रस्फुटित हैं। उज्जल जल दल कमल, ठीक है, विपुल लोहिताक्ष, और लोहिताक्ष सरोवर में कमल के फूल वहां पर पुष्पित हैं और उसका जो पानी है बहुत ही स्वच्छ है। उसी सरोवर में श्राप पाया हुआ हाथियों का झुंड दिन रात क्रीड़ा किया करता है। जो रेवा तट की बात की जा रही है, वहीं पर जो हाथियों का झुंड है, वहां पर एक सरोवर है लोहिताक्ष, वहां पर हाथियों का झुंड दिन रात किया करता है। वही पाल काव्य नामक एक युवक ऋषि कुमार रहते थे और उनसे तथा हाथियों से परस्पर बड़ी प्रीति थी, प्रेम था। हे संभल राज यानी पृथ्वीराज, इसी समय के अनंतर राजा रोमपाद आखेट के हेतु वहां आया और फंदों द्वारा द्विरदों यानी हाथियों को पकड़कर अपनी राजधानी चंपापुरी ले गया। तो स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर चल रहा है कि आखिरकार हाथी जो है पृथ्वी पर कैसे आए। तो अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। वो भी तर्क कौन दे रहा है? चंद बरदाई दे रहा है। पहले तो बताया हिमाचल प्रदेश से आए हुए थे, वहां पर ऋषि थे जो तपस्या में थे, और फिर वहां से हाथियों का जो गति था स्लो हो गया। आगे चलकर लोहिताक्ष नामक सरोवर में हाथी वहां रहते थे। इसके बाद एक पाल नामक युवक था जो वहां पर तपस्या कर रहे थे, ऋषि थे और हाथियों से काफी प्रेम करते थे। तो उनसे हाथियों का अच्छा संबंध बन गया था। और चंद बरदाई कहते हैं कि हे संभलराज, हे पृथ्वीराज, रोमपाद आखेटक के लिए वहां पर एक राजा आया हुआ था जो हाथियों को पकड़कर अपनी राजधानी चंपापुरी में ले गया। चंपापुरी उस समय राजधानी थी, ठीक है, ले गया वहां पर। इसके बाद कुछ यहाँ पर जो अर्थ हैं, जैसे अंग देश क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये सुतपस के पुत्र बलि की स्त्री का दीर्घ तमस द्वारा नियोग होने पर अंग बंग कलिंग, ठीक है, सुह और पुंड्र नामक 5 पुत्र हुए। ये पांचों जिन 5 प्रदेशों में बसे हुए प्रदेश, उसमें बसने वाले लड़के के नाम से विख्यात हो गए। जिसमें कि अंग जिस प्रदेश में जाकर रह रहे थे वो प्रदेश अंग प्रदेश हो गया। ठीक, भागलपुर के चारों ओर के प्रदेश का नाम अंग था। तो भागलपुर जो कि बिहार में है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टोरी आखिरकार चल किधर रही। ये जो छठा छंद था वो अंग प्रदेश से जुड़ा हुआ था। महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन ने यह प्रदेश कर्ण को दिया था और आज भी यहाँ कर्ण का किला खंडहर पड़ा है, ठीक है। और इसमें शब्द आया हुआ था पूरब, जो कि पूर्व दिशा के, मध्य मतलब मध्य में, गहब्बर मतलब सघन,
उज्जल मतलब उज्ज्वल, ठीक है। विपुल मतलब बड़ा। लोहिताक्ष मतलब लोहिताक्ष नाम का जो सरोवर था। सरब्बर मतलब सरोवर। जूथ मतलब यूथ। वैसे अंग्रेजी में आप देखेंगे यूथ मतलब आप जानेंगे कि यंग, नौजवान के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यूथ मतलब यहाँ पर समूह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। निशिवासर रात दिन। लघुवेश लघु वयस मतलब थोड़ी या कम उम्र का। पाल काव्य संभव है कि ये धनवंतरी ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि जो अगला छंद है सातवां, यहाँ पर आप देखेंगे अर्थ बहुत विस्तृत विस्तृत दिया गया है, लेकिन आपके काम भर मैं बता दिया। एक चीज और ध्यान में रखना है कि चंपापुर या फिर जो चंपापुरी है वो अंग प्रदेश की राजधानी थी। ध्यान में रखना है इसको। अगला जो सातवां छंद है वो आप देख रहे हैं कि दोहा में है, और रूपक भी क्या है, सातवां ही है। दोहा छंद है। पाल पाल काव्य कै विरह कर अंग भय अतिसीन, मुनिवर तब तहु आय कै गज गज चिग गच्छ गुणकीन। और यहाँ पर गाथा, जिसको कि गाहा भी कहा जाता है, आगे आप पढ़ेंगे, या फिर ऊपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जैसे दोहा को दूहा बोला जाता है, गाथा को गाहा बोला जाता है अपभ्रंश और प्राकृत में। तो यहाँ पर सातवां आप देख रहे हैं। इसी में आठवां छंद भी है। कोपर पराग पत्रम छालम डालम फलम फूलम कंदम फल्ली कली दय जरियम कुंजर करी थुलयम तनम, ठीक है। तो इसके हम अर्थ पर बात करते हैं कि पाल काव्य की विरह के कारण, पाल काव्य जो ऋषि थे, कम उम्र के थे और जिनकी हाथियों से दोस्ती थी, उनकी विरह के कारण उनके हाथियों के शरीर अत्यंत क्षीण हो गए। तब मुनिवर ने वहां चंपापुरी में आकर उनकी भली भांति चिकित्सा की। जैसा कि आप जानते हैं जो धन्वंतरी हैं वो चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं। पाल काव्य के विरह करी अंग भय अतिसीन। पाल काव्य के विरह में हाथियों के जो शरीर थे वो क्षीण हो गए। तब मुनिवर तब तहु आय के गज चिगच्छ गुण कीन। उनकी चिकित्सा की, उनकी देखभाल की। ये सातवां छंद का अर्थ था। आठवां है, चिकित्सा करने के बाद उन्होंने कोपले पराग पत्तियां छालें डालियां फल फूल कंद फलियां कलियां और जड़ियां खिलाकर कुंजरों का शरीर पुनः स्थूल कर दिया। कुंजरों मतलब हाथियों का शरीर पुनः क्या कर दिया, स्थूल कर दिया। जो आप देखते हैं हाथियों का शरीर जो लंबा चौड़ा मोटा है वो इसी की वजह से है। हालांकि वो पाल काव्य के विरह में बहुत दुबली पतली हो गई थी, लेकिन सेवा शुश्रूषा करने के बाद और मोटी हो गई। और उसमें क्या क्या था, कोपर पराग पत्र छाल डाल फल फूल कंद फली कली जड़ियां जड़ियां, ठीक है, आदि से कुंजरों का शरीर क्या हो गया, स्थूल हो गया। थूलयम, स्थूल हो गया मतलब मोटा हो गया, ठीक है। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे है शीन मतलब निर्बल हो जाना, क्षीण हो जाना। चिगच्छ मतलब चिकित्सा करना, अपभ्रंश में आप देख रहे हैं वर्तमान समय में दवा। गुण मतलब गुणपूर्वक भली भांति। कीन मतलब किया। कीन शब्द यहाँ पर अवधि का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं पृथ्वीराज रासों में अवधि शब्दों का भी प्रयोग आपको दिख रहा है। ये रिसर्च का एक मैटर है यहाँ पर। जब आप चीजों को ठीक से पढ़ेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे। कोम्पर, कोम्पर मतलब कोपल। पत्रम पत्ते। कंद बिना रेशे की जो गुदेदार जड़ वाले सूरन के लिए यहाँ पर किया गया है। शकरकंद गाजर मूली आदि का भी इसमें उदाहरण लिया जा सकता है, ठीक है। कंद मूल फल अमी आहारू रामचरितमानस में प्रयोग किया गया है। फली मतलब फलियां। कली मतलब कलियां। जड़ियां मतलब जड़ियां। कुंजर जैसा कि मैंने बताया हाथी, और कहा भी गया महाभारत में नरो व कुंजरो व। थूलयम मतलब स्थूल। तन मतलब शरीर। करी मतलब किया, यानी ब्रज भाषा में करी का प्रयोग किया जाता है। तो अपभ्रंश के साथ अन्य कुछ कुछ भाषाओं का भी प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है। अब नोट
कई बार नोटों से भी सवाल आ जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि गज चिगच्छ कनु गुण किन का अर्थ मिस्टर ग्रोज ने किया है, हाथी बड़ी प्रसन्नता से बार बार चिंघारे। ठीक है, जब वो स्वस्थ हो गए तो चिंघारना शुरू कर दिए। हाथी क्या करते हैं? चिंघारते हैं जोर जोर से। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो जरूर ध्यान में आ गया होगा। दैव योग से चंपापुरी का राजा रोमपाद वहां शिकार करने आया और वह ऐरावत को पकड़कर अपनी राजधानी को ले गया। इधर हाथी के विरह में पाल काव्य दिन दिन दुबला होने लगा था। अंत में वह उसी सोच में मर गया और हाथी की योनि में जन्म लिया। यानी कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसी टाइप का हो भी जाता है। हाथियों से इनको प्रेम था और मरने के बाद ये हाथी भी हो गए। ठीक है, तो ये था 8वां छंद। और किसमें था? आप देख रहे हैं कि ये दोनों छंद जो है एक दोहा में है और एक गाथा में। दोहा तो आप लोग समझ गए, ऊपर ही बता दिया गया। गाथा के बारे में है यहाँ पर कि गाथा या गाहा छंद का प्रयोग प्राकृत भाषा में बहुलता से किया गया है। गाथा छंदों की भाषा अपभ्रंश भाषा के सामान्य रूप लिए हुए प्राकृत पाई जाती है। तो इसका आप देख लीजिए, गाथा छंद का नियम है प्रथम चरण में 4 4 4, ठीक है, और इसमें 4 4 का ही आ रहा है दोनों चरणों में। गाथा से बहुत ज्यादा सवाल आता नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। 3 गणों के बाद विराम वाला गाथा छंद पथ्या कहलाता है। ये हो सकता है कि सीधे सीधे यहाँ से सवाल उठा लिया जाए कि 3 गणों के बाद विराम वाले गाथा छंद को क्या कहते हैं? पथ्या कहते हैं। तथा बिना ऐसे विराम वाले छंद को विपुला कहते हैं। विपुला के 3 उपभेद हैं, मुख विपुला, जघन विपुला और सर्व विपुला। तो प्लीज आप लोग इसको भी ध्यान में रखें, हो सकता है कि आ जाए तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ में जैसे ही मैंने बोला प्राकृत पैंगलम आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये किसकी रचना है, आप लोगों ने याद किया होगा। प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ में गाहा छंद का लक्षण इस प्रकार दिया गया है। पंडम 12 मता बीए 18 सुजत्ता, जह पंडम तह तीय दह पंच बिहुसिया गाहा। यानी इस 4 चरण वाले गाथा छंद के प्रथम चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 18 मात्राएं तथा तीसरे में 12 मात्राएं, चौथे में 15 मात्राएं। बड़ा टेक्निकल है। पहले चरण में हो गया 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं, तीसरे चरण में 12 मात्राएं, चौथे चरण में 15 मात्राएं। तो आप देख रहे हैं कि पहले और तीसरे चरण में तो 12-12 है, लेकिन दूसरे और चौथे में अलग है, 18 और 15 है। तो इसको नोट कर लीजिए इस टाइप से और उसके ऊपर लिख लीजिए गाहा या गाथा। जितना आसानी से हम लोग कथा गाथा ये सब बोलते हैं उतना आसान इसका लक्षण है नहीं। आप लोगों ने भी देख लिया होगा, तो नोट कर लीजिए इसको। आज का हम सेकेंड आखिरी पढ़ने जा रहे हैं छंद। उम्मीद है कि आप लोग अभी भी अपना धैर्य बनाकर रखे होंगे। नवा छंद जो है वो कवित्व है। ब्रह्म ऋषि तप करत देश कप्यम मघवानम, छलनम छलन गाज पहुपठ, रंभ रुचिरा करिमानम, श्राप दियो तापस अवन करनि स्वत्रि, क्रम विधि इक जति लसितहु और सुपंतरी, तिहि ठामम आई उहि हस्तिनी, बोर लियो पोंगर सुनमे, और शुक्र अंश धरि चंद कहे, पाल काव्य मुनिवर जन्म। जैसा कि बताया गया कि जो पाल काव्य मुनि है वो हाथियों से बहुत प्रेम करते थे और मरने के बाद वो हाथी कुल में ही उनका जन्म हुआ। तो अर्थ हम देखते हैं। एक ब्रह्मर्षि को तपस्या करते देखकर इंद्र कंप उठे। अक्सर आप लोगों ने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, इंद्र बहुत डरपोक थे, डरते रहते थे। उनका सिंहासन हमेशा हिलता रहता था, उनको लगता था कोई कब्जा कर लेगा। वर्तमान समय में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र इसको देखकर कंप गए, डर गए। ब्रह्म ऋषि तप करत देशी कप्यम मघवानम, मघवानम मतलब इंद्र तपस्या करते हुए देखकर कंप गए, मतलब डर गए। उन्हें अपने इंद्रासन के लिए चिंता हुई कि कहीं यह उसी के लिए
न तप करता हो। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके आसपास वाले हो सकता है आपकी तपस्या को देखकर चिंतित हो रहे होंगे कि कहीं ये आगे न निकल जाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंद्र को ऐसा लगता है, इनको एक तरीके से मुझे लग रहा है कि मानसिक रूप से बीमारी भी कहा जा सकता है। कोई अपने लिए तपस्या कर रहा हो तो भी इंद्र को लगता था कहीं ये मेरे सिंहासन के लिए तो नहीं कर रहा है। ये मनोवैज्ञानिक बीमारी के तौर पर देखा जा सकता है। बस मैं ये केवल आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। छलन काज पहुंपट है रंभ रुचिरा करिमानम। तो उनके पास कई ऐसे हथियार थे जिसमें कि जो वहां पर जो भी उस समय सुंदरियां रहा करती थी उनका यूज करते थे। इंद्र बड़ा यूज करते थे, आप लोगों ने तमाम कथाओं में पढ़ा होगा। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने रंभा का पूर्ण रूप से श्रृंगार करके मुनि को छलने भेजा। और मुनियों, इसीलिए बाद में बताया गया कि पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी कहीं ना कहीं स्त्री होती है, अगर इस पद के हिसाब से देखा जाए। ऐसा भी माना जाता है कि एक सफल व्यक्ति या पुरुष के पीछे स्त्री का भी हाथ होता है, लेकिन बर्बाद करने में भी उसी का हाथ होता है। इसका ज्यादा प्रयोग किसने किया, इंद्र ने किया है। जैसे उन्होंने देखा कि कोई ऋषि है जो तपस्या कर रहा है, तो वो इंद्रासन के लिए डरने लगे, तो रंभा को भेजा। यहाँ पर ध्यान में रखना है, मेनका को नहीं भेजा। मेनका को भेजा था विश्वामित्र जब तप कर रहे थे तो वहां पर, लेकिन यहाँ पर रंभा को भेज दिया और पूर्ण श्रृंगार करके, पूरा जो भी ब्यूटी पार्लर का इस समय यूज करते हैं लोग, उस हिसाब से श्रृंगार करके मुनि को छलने के लिए भेजा। तपस्वी ने उस रंभा को श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप वह हथिनी होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। श्राप दियो तापस अवनी मतलब पृथ्वी, करनी सुअवतरी। तो ऋषि को छलने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे श्राप दे दिया, उल्टा हो गया यहाँ पर। और श्राप दिया तो वो हथनी होकर पृथ्वी पर अवतरित हो गई। कर्म बंधन के अनुसार क्रम बंध इक जति, क्रम बंधन के अनुसार लसित हूं और सुपंतर, यानी भाग्य गति की देखिए, कर्म बंधन के अनुसार एक यति का सोते समय विवरेपात हुआ और उस हथिनी ने उस समय वहां पहुंचकर अपनी सूंड झुकाकर उस वीर्य को उठा लिया। ठीक है, ती ठामम आई उई हथिनी बोर लियो पोंगर, पोंगर सुनमी। बोर आज भी प्रयोग किया जाता है बोर शब्द का। ठीक है, पूर्वांचल में भी कई बार पानी में या बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो लोग लोटा या ग्लास बोर कर पानी निकालते हैं। तो ये क्या किया, बोर कर मतलब अपने सूंड से क्या किया, वीर्य को उठा लिया। ठीक है, उर शुक्र अंश धरि चंद कही पाल काव्य मुनिवर जन्म। और जो हाथी ने अपने सूंड से उठाया, उसी से, उसी के पेट से पाल काव्य का जन्म हुआ। चंद कवि कहते हैं कि इस प्रकार मुनिवर पाल काव्य का जन्म हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पृथ्वीराज को चंद कवि अलग अलग हिसाब से स्टोरी सुना रहे हैं कि किसका कैसे जन्म हुआ, हाथी कैसे यहाँ पर आए। तो पूरा इस नवे छंद को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। ब्रह्मर्षि मतलब ब्रह्मर्षि, यहाँ पर आपको ब्रंश में दिया हुआ है। कंप्यो मतलब कांप उठा। मघवानम, इसको ध्यान में रखिए, इंद्र, मघवान मतलब इंद्र। रंभ मतलब रंभा, जो सर्व सुंदरी अप्सरा थी। काज मतलब कार्य। छलन मतलब छलना। पठय मतलब भेज कर। यहाँ पर भी लोग बोलते हैं कि हमने फला को पठाया है, भेजा है। ठीक है, तो रंभा को भेजकर और सुंदरी बनाकर, भेजा ही नहीं बल्कि सुंदरी बनाया। तापस मतलब तपस्वी। अवनी मतलब पृथ्वी। करनी मतलब हथिनी। ठीक है, यहाँ पर कई बार बोला जाता है कि कथनी करनी, लेकिन यहाँ पर करनी, कर मतलब हाथी भी होता है। ठीक, और उसी का स्त्रीलिंग हो गया हथिनी। सु मतलब हुआ अवतरी, अवतरित हुआ, जन्मी। क्रम मतलब कर्म। बंधी मतलब बध कर। ठीक, जति मतलब यति। लसित हो मतलब वीर्यपात हो गया। सुपंतरी मतलब स्वप्न के अंतर में, सोते समय, जिसको कई बार अंग्रेजी में बोल दिया जाता है, मैं इसको केवल लिख रहा हूं। सोते समय क्या हो गया, वीर्यपात हो गया। थाम मतलब स्थान। इक मतलब यह, उही मतलब वह। तिह मतलब उस, पोंगर मुख का, सोन से तात्पर्य है। सुनमी मतलब उसको झुकाकर। शुक्र मतलब वीर्य।
इसी से शब्द बना शुक्राणु। अंश मतलब अंश भाग, उर मतलब हृदय में। तो ये इसका कुछ अर्थ था। ठीक है, तो शुरुआत में ये आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, यहाँ पर और सारी चीजें क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब यही था कि एक ब्रह्मर्षि को तपस्या करते देख इंद्र घबरा उठे और उसकी तपस्या को भंग करने के लिए रंभा को उन्होंने भेजा, और ऋषि ने रंभा को श्राप दे दिया, और वो श्राप दिया तो वो हथनी बन गई। और हथनी बनने के बाद एक यति था जो कि सपने में एक तरीके से नाइटफॉल उन्होंने किया था, तो वीरपात जो हुआ था उसका वीरपान कर लिया एक तरीके से हाथी अपने सूंड के माध्यम से। तो पाल काव्य का जन्म हुआ। पाल काव्य को बताने के लिए ये सारी कथा यहाँ पर हुई। ठीक है, तो ये कवित्व में था। कवित्व के बारे में ऊपर बताया गया कि जो चंद कवि हैं उन्होंने कवित्व को छप्पा के अर्थ में ही प्रयोग किया है। चलिए आगे हम बात करते हैं आज के आखिरी छंद के ऊपर, जो कि दूहा में है। ठीक, दूहा छंद में है। क्या है वो? ताथम तीन मुनि करिन सो, बंधि प्रीति अत्यंत, चंद कहो नृपित सम, सकल मंडी विरतंत। संभवतः चामंड राय का कथन। अब यहाँ पर भावार्थ दिया गया है कि यही कारण था कि ऊपर जो बात कही गई नवे में उसी से जोड़ा जा रहा है कि यही कारण था कि मुनि को हाथियों से अत्यंत प्रीति हो गई थी। इस प्रकार चंद कवि ने महाराज पृथ्वी से सारा वृत्तांत कहा। ठीक है, सारा वृत्तांत बता दिया कि कैसे पाल काव्य का जन्म हुआ, पाल कवि का जन्म हुआ और हाथी धरती पर आए। दो तीन जिज्ञासाओं का निराकरण किया है कि ये हाथी क्यों स्लो चलने लगे, पृथ्वी पर कैसे आ गए, ये वाहन कैसे बन गए मनुष्यों के, और पाल कवि का जन्म कैसे हुआ। ये सारी चीजें चंद बरदाई बताते हैं पृथ्वीराज को। ठीक, तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। छंद जो 10वां है कि यही कारण था कि मुनि को, यानी कि जो पाल काव्य है, वो हाथियों से अत्यंत प्रीति हो गई थी। इस प्रकार चंद कवि ने महाराज पृथ्वी से सारा वृत्तांत जो कथा थी सुनाया। और 11वां है, इसी से जुड़ा हुआ है, तो मैं बता दे रहा हूं, जो कि चामंड राय का कथन है। संभवतः क्लियर नहीं है लेकिन कथन है इनका, कवित्व में है। सुनहि राज पृथ्वीराज, विपन रवनीय कर्य जूत, रेवा तट सुंदर समूह, वीर गजदंत चमन रथ, आखेटक आचंब पंथ, पावर रुकी सिल्लव, सिहवट दिलीप समूह राज विसल्लत, दुई चल्लो जल जूह कुह कस्तूरी मृग, पह सिंह अरु पर परवतः, चहु आन मान देशे नृपत, कहिन वनत दक्षिण सुर। अपभ्रंश का थोड़ा सा काव्य पाठ करना कठिन है, लेकिन आप लोग देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो मिलाकर आप लोग पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आखिरी जो 11वां है कि अगले कवित्व में कहने वाले का नाम नहीं दिया है, परंतु जो कुछ कहा गया है यही अनुमान होता है कि ये चामंड राय द्वारा कहा गया है। और क्या कहा गया है कि हे राजन सुनिए, रेवा तट पर विस्तृत वन को हाथियों के यूथों ने रमणीक बना दिया है। रेवा तट पर चारों ओर वीर पराक्रमी गजदंतों हाथियों के समूह है। वहां आप मार्ग रोककर कौतूहल वर्धक मृगया का आनंद लें, और फिर दिल्ली के मार्ग में, दिल्ली से देवगिरी जाने वाले मार्ग में सिंह भी मिलते हैं जिनका आप शिकार खेल सकते हैं। हे नृपति, जलाशयों, पहाड़ों और चारों ओर आप अत्यधिक परिमाण में कस्तूरी मृग, पक्षी और कबूतर देखेंगे। यह सब तो है ही, परंतु दक्षिण की सुरभि तो वर्णातीत है, या दक्षिण के मार्ग का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसको भी आपको देखना है कि बार बार किसने पृथ्वीराज को प्रेशराइज किया, दबाव बनाया, या फिर उनको एक तरीके से प्रेरित किया कि आप उस रेवा तट पर जरूर चलिए जहां पर हाथियों का झुंड है, जो कि रेवा तट की सुंदरता को बढ़ा देता है। आप वहां चलिए, आप वीर पराक्रमी गजंतों के हाथियों के समूह को देखेंगे चारों तरफ से, जो चारों ओर है। और आप चाहें तो रास्ते में ही मृगों का भी आनंद ले सकते हैं जो दिल्ली और देवगिरी के बीच में पाए जाते हैं। और बताते हैं कि हे राजा, जलाशयों, पहाड़ों और चारों ओर आप का क्षेत्र विस्तार है, और वहां पर आप देखते हैं कि कस्तूरी मृग, पक्षी और कबूतर भी देखेंगे। यह सब तो है ही। और दक्षिण की तरफ से जो भी सुरभि है,
या सुगंध आ रही है उसका वर्णन करना संभव नहीं है, आप वहां जाकर ही देख सकते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है कि रेवा तट पर आप चलिए ही चलिए, ठीक है ना। तो सारे अर्थ आपको भी समझ में आ गए होंगे। यहाँ है ताथम मतलब इसलिए, यही कारण था कि जो चंद बरदाई ने ऊपर बताया कि पाल काव्य को हाथियों से प्रेम हो गया, ये सब उससे था, ठीक है। और जितने भी कठिन शब्द है आप देख रहे हैं यहाँ पर, लगभग आप धीरे धीरे समझ गए होंगे। गज दंत मतलब बड़े दांत वाले हाथी, चवन मतलब चार, रथ मतलब मार्ग रास्ता, ठीक, पौर मतलब दरवाजा, पंथ मतलब मार्ग, ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, कुछ इसमें कठिन नहीं। तो उम्मीद है कि जो आपके सिलेबस में रेवा तट लगा हुआ है उसके हमने 11 छंदों पर चर्चा की है और मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए पर्याप्त है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा रहेगी तो आगे के छंदों पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 150 छंद है, तो मैं सोच रहा हूं कि आखिर के 10 छंदों पर और विचार करेंगे। लेकिन अभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पर्याप्त छंद है, क्योंकि किसी भी सिलेबस में 150 छंद तो नहीं पढ़ने ही होंगे। तो मुझे लग रहा है कि 1 से 10 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 11 तक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक स्टोरी भी आपको समझ में आ गई है कि आखिरकार ये जो रेवा तट समय की कथा है वो क्या है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा पहले छंद से लेकर 11वें छंद तक, ठीक है। और पात्रों से भी आप परिचित हो गए, और जो भी इसमें छंद लगे हुए हैं उन छंदों से भी आप परिचित हो गए कि क्यों पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा गया है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, जिससे ये पता चलेगा कि मैं भी आप भ्रंश काव्य को पढ़ा सकता हूं, उसकी व्याख्या को ठीक से समझा सकता हूं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।